चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो थ्योरी है उसका रिवीजन करते हैं। पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक हल्का सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगा कि यार किस तरह का चैप्टर है और जेईई मेन में किस किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड काइंड ऑफ चैप्टर है और कोई भी बच्चा अगर सारे के सारे फॉर्मूले याद रखता है और हर फॉर्मूले पर चार पांच सवाल अगर कर लेता है तो ये मान के चलिए कि जेईई मेन के अंदर जो सवाल होगा वो इन सवालों में से ही कोई सवाल होगा या ऐसा सही कोई सवाल होगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी ऐसा ही था और इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जेईई मेन के जो सवाल होंगे उनमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे गहराई वाली बातें नहीं होंगी, बहुत ही फ्लैट से ही सवाल होंगे। उसमें बड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐसी ना भी किसी बच्चे को आए और सिर्फ फॉर्मूले आते हों और फॉर्मूले अप्लाई करने आते हों, बच्चा बड़े आराम से आंसर सही निकाल सकता है। तो किसी बच्चे ने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ रखा है तो मैं तो कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बड़ा आप इसका थ्योरी ब्रशअप देखें और उसके बाद सवाल करें। और जैसे मैंने कहा कि हर सवाल पर चार पांच सवाल कर लेना भी अपने आप में काफ़ी है। अगर रफली देखूँ तो मेरे ख्याल से ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शायद 50 एक सवाल या 50 एक कॉन्सेप्ट टोटल मिला के होंगे, तो कुल मिला के 50 हो गए। हर एक कॉन्सेप्ट पे या सवाल फॉर्मूले का अगर सवाल करोगे तो लेट से आपने 4 सवाल किए तो 200 सवाल कर लेने पर आप बिल्कुल कन्फर्म हो सकते हो कि जो भी 2 सवाल जेईई मेन में आप किसी एक अटेम्प्ट में फेस करोगे वो उन 200 में से ही कोई ना कोई 2 सवाल होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा चैप्टर है, मैं मानता हूँ कि बड़ा चैप्टर है। किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा पहले से तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अगर पहले से पढ़ रखा है तो वो कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा है उसी में से कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो चलिए, चैप्टर वैसे ही बड़ा है, फॉर्मूले वैसे ही बहुत सारे हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, औकात में आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो मतलब बड़ा चार्ज, स्टैटिक्स मतलब बड़ा रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है उसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा चार्ज बेटा किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। चार्ज अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज के पास बड़ा कोई डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, चार्ज 2 टाइप का जरूर होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। और चार्ज की जो SI यूनिट है बड़ा दैट इज कूलम्ब, एब्रीवेटेड एज C। इसकी जो डायमेंशन होगी बड़ा वो होगी I इंटू T। I स्टैंड्स फॉर करंट, T स्टैंड्स फॉर टाइम। करंट इंटू टाइम बड़ा आपका चार्ज बन जाएगा, ठीक है। जो चार्ज है बड़ा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। सर ये E क्या है बड़ा? E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बड़ा आपके पास -E होता है, मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E ही होगा। दिस इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वो बड़ा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बड़ा उसके पास कमी है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये चार्ज की बेसिक बातें है ना, आपको वैसे मेरे ख्याल से पहले से याद भी रहती थी, बट फिर भी एक स्टेटमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मान के चल लो कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और वो ये है कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। और ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सकता है। अगर आस पड़ोस में कोई दूसरा चार्ज हुआ तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सकता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो वो अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। यही नहीं, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को एक्सपीरियंस भी कर सकता है।
तो रेस्ट में जो चार्ज पार्टिकल है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस भी कर सकता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस भी कर सकता है। रेस्ट में पड़ा हुआ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल लेट से बड़ा एक्सेलरेट कर रहा है, लेट से बड़ा ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। ऐसे केस में ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बाहर निकालेगा। कोई अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मेन सोर्स कौन है, तो क्या जवाब दोगे? बोल देना कि सर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है वो मेन सोर्स है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास है ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। दोनों अगर सेम साइन के चार्जेस हैं, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं तो रेपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो रेपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू होगी बेटा K Q1 Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का स्क्वायर। इसीलिए बेटा हम इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। के की जो वैल्यू है SI यूनिट में, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। अगर इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को मैं किसी मीडियम के अंदर रख दूं तो ये जो फोर्स है ये आपका फोर्स हो जाएगा K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये K डैश क्या होगा बेटा? K डैश होगा 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन R। बेटा वापस से वही न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन R है बेटा इसे तुम रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हो और इवन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। ये हर मीडियम की अलग अलग होगी। अब इसकी वैल्यू हमेशा बड़ा 1 या 1 से बड़ी होगी। तो जो भी मीडियम बड़ा आपने बीच में लगा रखा है उसका एप्सिलॉन R आपको सवाल में दे रखा होगा, तो आपका K जो है वो हल्का सा घट जाएगा। K हल्का सा घट जाएगा तो आपका जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो भी हल्का सा घट जाएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर आप याद रखना चाहो तो बड़ा आप इस तरह से याद रख सकते हो, F वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। मैं इसे लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये जो R वेक्टर है इसकी टेल उस चार्ज पर आएगी जिस चार्ज के कारण फोर्स निकालना है, हेड उस चार्ज पर आएगी जिस चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है। बेटा इस R वेक्टर का जो हेड है ऑन द चार्ज एट विच फोर्स is to be found। ऑब्वियस बात है टेल बेटा दूसरे चार्ज पर जिस चार्ज का मुझे फोर्स निकालना है। ठीक है, ये बड़ा हमारा बेसिक कूलम्ब्स लॉ है। एक बात तो बड़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? बड़ा बहुत ही ऐसे ट्रिवियल सी बात है, कोई बहुत हाई फाई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पर कोई ना कोई चार्ज है Q1, यहां पर कोई ना कोई चार्ज है Q2, यहां बड़ा कोई ना कोई चार्ज है Q3। तो अगर इस Q3 चार्ज पर अगर नेट फोर्स निकालना है तो इस Q2 ने Q3 पर कितना फोर्स निकाला लगाया वो निकाल लो, इस Q1 ने Q3 पर कितना फोर्स लगाया वो निकाल लो। अगर Q3 पर नेट फोर्स निकालना तो इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लो। ऐड भी कैसे भाई? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसे वेक्टर्स को जोड़ते हैं वैसे जोड़ लो, तो नेट फोर्स जो आएगा वो इन दोनों का वेक्टर समेशन आ जाएगा। तो बहुत ऐसे हाई फाई बात नहीं है। किसी पॉइंट चार्ज के आसपास में अगर बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो तो हर पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स लिखो और उन सारे सारे फोर्सेस को जोड़ लो। कैसे? फोर्सेस कैसे जुड़ते हैं? वेक्टरली जुड़ते हैं तो वेक्टरली जोड़ लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटी सी टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई चार्ज पार्टिकल अपने आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है उसको मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़ा आपके पास ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसमें खूब सारे चार्जेस हैं। यहां मैंने कोई छोटा सा चार्ज रख दिया, लेट्स से Q0। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस ने मान लीजिए कि इस Q0 पर बाहर की तरफ कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, तो मैं कहूंगा कि इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितना फोर्स लगा है डिवाइड बाय Q0।
कितना फोर्स लगा डिवाइड बाय क्यू नॉट, इस क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा यूनिट आप लोगों को नजर आ गई होगी, न्यूटन पर कूलम्ब, या बेटा ऑफ कोर्स एक और यूनिट है इसकी वोल्ट पर मीटर। यहां से तो न्यूटन पर कूलम्ब भी समझ में आया होगा, ठीक, ऊपर न्यूटन बेटा नीचे कूलम्ब, लेकिन आगे जाके हम कभी न कभी देख लेंगे ये वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर काम क्या आएगी बेटा? काम ऐसे आएगी कि जैसे मान लो कि एक रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां पर लेट से कोई ना कोई क्यू चार्ज रख दिया, तो इस क्यू चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है किसी और चार्ज के कारण, तो इस क्यू चार्ज पर सामने की तरफ फोर्स आ जाएगा क्यू इंटू ई, ठीक है। मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, होगी किसी चार्ज के कारण, और यहां पर कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, वैल्यू वापस से आपके पास वही होगी क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम आती है फोर्स निकालने के लिए। किसी सिस्टम के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इस सिस्टम की वजह से उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग जाएगा। ऐसे एक टर्म और डिफाइन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हालांकि आपने सुन रखी होगी बट और सुन लीजिए। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई सिस्टम है ऐसे, और यहां पर कोई ना कोई लेट से बेटा कोई ना कोई चार्ज है, लेट से क्यू नॉट। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हर फोर्स के कोरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं क्यू नॉट से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम। नहीं समझ में आया? मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूं, इस क्यू नॉट चार्ज को, बेटा दूसरी डेफिनेशन और दे रहा हूं, इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाते 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 इन्फिनिटी से उठाकर यहां पर लेके आओ। इन्फिनिटी से उठाकर अगर यहां पर लेके आओगे तो किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट ने कोई ना कोई वर्क डन किया होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P डिवाइड बाय क्यू नॉट। बेटा लेकर कैसे आना है? स्लोली, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। मैं इसको एक तरीके से और डिफाइन करता हूं बेटा, एक्सटर्नल एजेंट ने यहां से तक कितना वर्डन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्डन किया, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कितना वर्डन किया, उसमें माइनस साइन का अंतर होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाय जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो। ये बड़ा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। रही बात बेटा यूनिट की, तो ऊपर तो बेटा वर्क डन है तो आ गया आपके पास जूल, नीचे बेटा आपके पास चार्ज है तो नीचे आपके पास आ गया कूलम्ब। इस जूल पर कूलम्ब को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? वोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक। इट वुड वर्क। डायमेंशन अगर निकाल लियो बेटा निकाल लेना, जूल की तो mL2T-2, चार्ज की बेटा क्या होगी? IT। डायमेंशन अगर निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट फिर भी आप एक बार के लिए सिर्फ उसे वे याद रखें कि पोटेंशियल जो है वो होगा चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाने के लिए कितना वर्डन होगा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, उसको उसी चार्ज से डिवाइड कर दो तो इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इस सिस्टम की वजह से। बाकी धीरे धीरे फॉर्मूले देखते देखते में और बेटर तरीके से आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बेटा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कैसे भी हो सकती है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव हुआ तो अंदर की तरफ। मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी KQ/R²। वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहते हो तो बेटा इट विल बी KQ/R² इंटू R कैप, या फिर KQ/R³ इंटू R वेक्टर। R वेक्टर की हेड कहां पर? जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। टेल कहां पर? जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सिंपल। सर मुझे यहां पर पोटेंशियल लिखना हो तो Q चार्ज की वजह से अगर यहां पर पोटेंशियल लिखना हो तो पोटेंशियल विल बी KQ/R। चार्ज को विद साइन लिखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये बड़ा आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है। सर इसकी डायरेक्शन, पोटेंशियल डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। भाई पोटेंशियल क्या था बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क भी,
वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, एनर्जी भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, पता लग जाएगा। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और बड़े आराम से अपना काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखोगे इस बात को। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। बट आपके पास इस तरह से एक यूनिफॉर्म रिंग है, उस पर पूरे पर चार्ज पड़ा है Q, रेडियस इस रिंग का आपके पास R है। ठीक है, इसकी एक्सिस पर सेंटर से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है। अगर ये रिंग पॉजिटिव चार्ज हुई तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बड़ा वो होगी KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, x क्या है बड़ा, एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। एक बात और याद रख सकते हो कि बेटा x इज इक्वल्स टू R/√2 वाला जो पॉइंट होगा, मतलब यहां से R/√2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। x इक्वल्स टू 0 पर तो नजर आया होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। x इक्वल टू 0 पर तो ना, मतलब सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पोटेंशियल की रही बात, तो बेटा पोटेंशियल विल बी सिंपली KQ अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस आपके पास रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। सारा का सारा जो Q चार्ज है वो इस पॉइंट से रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे है। पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो KQ अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। स्टैंडर्ड से रिजल्ट है, याद रखें। चार्ज पॉजिटिव है बेटा पॉजिटिव रखें, नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव रखें। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी याद रख सकते हो। यूनिफॉर्म डिस्क है बेटा, चार्ज इसके पास Q है, और सारा का सारा जो चार्ज है वो बेटा इस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। हम यहाँ पर सिग्मा डिफाइन कर सकते हैं। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, सिग्मा हो गया Q अपॉन पूरा डिस्क का एरिया। डिस्क का एरिया इज ऑफ कोर्स पाई R स्क्वायर। लेट्स से बेटा मुझे यहाँ पर x डिस्टेंस दूर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगेन अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, अगर यही वाला डिस्क का चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होगी। लेट्स से मैंने चार्ज पॉजिटिव मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे बाहर की तरफ। कितनी होगी बड़ा, मेरे को तो इस तरह से याद रहता है कि इस ऊपर वाले एंड ने कितना एंगल बनाया, नीचे वाले एंड ने कितना एंगल बनाया। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये आपका 1/4 पाई के है। के मैं आपको पहले से लिखा चुका हूँ, 9 इंटू 10⁹, वही सेम के। अगर आपको इस तरीके से ना पसंद हो तो आप इसको लिख सकते हो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा कैन बी एज बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस तो आ गया आपके पास x, और हाइपोटेनस आपके पास आ गया रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बच्चा जिद ही पकड़ ले कि सर मैं तो ना सिग्मा की टर्म्स में आंसर याद नहीं करूंगा, क्यू की टर्म्स में याद करूंगा, तो आपको लिखा चुका हूं बेटा कि सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी नहीं है। इसी तरह से इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल अगर आपको निकालना हो, बड़ा फॉर्मूला विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये बड़ा आपका इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है। दोनों ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं कि बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंट है, शीट का बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क के कारण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बड़ा क्या पता है, जेई मेन में अगर मान लो टफ सवाल आया और शीट के सॉरी डिस्क के कारण ही आ गया तो ठीक है याद कर लेंगे। अब सवाल कैसा आ सकता है, सवाल ऐसा आ सकता है कि ये रही डिस्क और x डिस्टेंस पर लेट से कोई ना कोई Q चार्ज पड़ा है, और मुझसे ये पूछ ले कि बताओ कि इस डिस्क के और इस Q चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो सीधा बोल देना
कि फोर्स लगेगा इस डिस्क के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्यू चार्ज, बस हो गया। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहां पर जो क्यू चार्ज आपने रखा है इसके और डिस्क के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी डिस्क के कारण यहां पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड यहां पर क्यू चार्ज। फोर्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो V इंटू क्यू से तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और E इंटू क्यू से आपका फोर्स आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल कोई पूछ ले तो ठीक है बेटा, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा बेटा फिर तो ना थोड़ा सा पंगा ही हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जे का बेटा क्या भरोसा, पता लगा यही पूछ लिया तो ऑब्वियस बात है कि हमने अगर पहले से पढ़ रखा होगा, याद कर रखा होगा, तो हम थोड़े से बाकी बच्चों के मुकाबले बेटर कर जाएंगे। भाई अपन तो यही चाहेंगे ना कि यही वाला पूछ ले, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे याद ना करके आए, हम याद करके आए, हम सटाक से वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर। बड़ा इसमें हम पोटेंशियल याद नहीं करते हैं। ये मेरे पास एक वायर है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। बेटा मैं बोल दूं, ये जो लैम्डा है ये इस तार का चार्ज पर यूनिट लेंथ है, क्यू चार्ज है, एल लेंथ है, एस। मान लीजिए बेटा इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूर है, ठीक है। ऊपर वाले एंड ने कुछ ना कुछ एंगल बना रखा है, नीचे वाले तार के एंड ने भी कोई ना कोई एंगल बना रखा है। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज θ1, लेट्स से बेटा दिस एंगल इज θ2। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बेटा कुछ कुछ ऐसी आएगी। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। मैं इसको E पैरेलल बोल रहा हूं और मैं इसको E परपेंडिकुलर बोल रहा हूं। ये जो तार के परपेंडिकुलर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका फॉर्मूला होगा k लैम्डा बाई r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 θ2 क्या है बड़ा समझा दिए। और इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बड़ा वो आएगी k लैम्डा बाई r मॉड ऑफ cos θ1 माइनस cos θ2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी हो तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ E परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E पैरेलल का स्क्वायर। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला याद रखें। इस केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यूजफुल नहीं पड़ा अपने, है ना। आगे चले। नेक्स्ट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। बड़ा बहुत लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब क्या होगा निकालेंगे बेटा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इससे r डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकालते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा वो तो बड़ा इन्फिनिटी पे होगा। अगर वो इन्फिनिटी पे होगा तो आपका जो θ1 है वो तो लगभग 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से जो नीचे वाला एंड है वो बड़ा बहुत नीचे है, बहुत नीचे। अगर वो बहुत नीचे है तो ऑफकोर्स उस केस में अगेन आपका ये एंगल θ2 है, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। cos 90 0, cos 90 0, 0 माइनस 0 0। तो इसका मतलब इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस तरफ होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी k लैम्डा बाई r साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 इज ऑफ कोर्स 1, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट बाय 2k लैम्डा अपॉन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरह से 2k लैम्डा बाई r आएगी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण। एक बात और बेटा याद रखना इस बात को कि अगर ये लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ। एक बात और, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है इसके कारण हम पोटेंशियल तो याद नहीं रखते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस याद रखते हैं। ये बड़ा आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ आपके पास लैम्डा, और हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस याद रखते हैं। सुनिए बेटा, ये पॉइंट है, लेट्स से बेटा आपके पास A, ये बेटा आपके पास पॉइंट है B, ये डिस्टेंस आपके पास है RA और ये डिस्टेंस बेटा आपके पास RB, ठीक है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफाइन ना करके पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कि VA माइनस VB
इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा लॉग ऑफ आर बी अपॉन आर। हालांकि डेरिवेशन वगैरह कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगेन बेटा डेरिवेशन वगैरह में तो पूरा समय लग जाता है, वो अपने क्लास में एक्चुअल क्लास में कर भी रखा है। मेन चीज़ हमारा वो जो फॉर्मूला है उससे भी काफ़ी हद तक हमारी बातें बन जाती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल 2k लैम्डा लॉग ऑफ आर बी अपॉन आर। लैम्डा को बड़ा साइन के साथ लिखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये मेरे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, नॉन कंडक्टिंग। इसका सिग्मा डिफाइन कर रखा है। सिग्मा मतलब बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो इस शीट से, इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट से x डिस्टेंस दूर जो पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा। अगर यही सिग्मा नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर इसमें x तो आया ही नहीं, बेटा x नहीं आया, इस बात का तो अर्थ यही निकला कि यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। और आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस केस में इनफाइनाइटली लार्ज शीट के केस में यूनिफॉर्म है। सिग्मा को बड़ा मैं q बाई ए भी लिख सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ऐसे आ जाएगी q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए बच्चों इस बात को? ठीक है बेटा, याद रखोगे। वैसे मैं इनफाइनाइट शीट के केस में अब बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ऐसे दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से बेटा ये वाला पॉइंट आपके पास ए है और ये वाला पॉइंट आपके पास ऐसे बी है। ये डिस्टेंस आपके पास आर ए है और ये डिस्टेंस आपके पास आर बी है। तो हम ये कहते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी ए माइनस वी बी जो होगा, इट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर बी माइनस आर ए, या फिर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, ये डी डिस्टेंस। मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अगेन सिग्मा का जो साइन हो बेटा वो यूज़ कर लो, पॉजिटिव है पॉजिटिव यूज़ कर लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज़ कर लो, इसमें इतना कोई खास लोड वोड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल को बेटा कई बार ना होलोस्फीयर भी कहते हैं। एक ही बात है, होलोस्फीयर है, चार्ज Q है, रेडियस R है और इसका ये बेटा आपके पास सेंटर है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अंदर वाले पॉइंट्स पर किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। और अब बात करते हैं बाहर वाले पॉइंट की। बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लीजिए बेटा सेंटर से आप r डिस्टेंस दूर यहां गए हो। अगर इस स्फीयर के पास चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। स्फीयर के पास अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर वाले पॉइंट पे इट विल बी के क्यू अपॉन क्यू मतलब इस शेल का चार्ज अपॉन सेंटर से दूरी का स्क्वायर। सेंटर से दूरी का स्क्वायर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्फेरिकल शेल के कारण अंदर वाले पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फेरिकल शेल इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। बस। अब सवाल कैसा आ सकता है? सवाल ऐसा आ सकता है ना, कि इस पॉइंट पर तुमने एक छोटा सा क्यू चार्ज रख दिया। बताओ कि इस क्यू चार्ज के और इस क्यू चार्ज की स्फेरिकल शेल के बीच में कितना फोर्स है? वेरी इजी, जीरो। इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इस पर फोर्स लगेगा जीरो इंटू क्यू, दैट इज जीरो। यहां पर अगर मैं स्मॉल क्यू चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उस पर फोर्स लग जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स बाहर की तरफ, स्मॉल क्यू नेगेटिव है तो फोर्स अंदर की तरफ। सिंपल। मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिख देता हूं। बाहर वाले पॉइंट पर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बड़ा के क्यू अपॉन स्मॉल आर वही आ गया जो पॉइंट चार्ज के कारण आता था। अंदर वाले हर पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ध्यान देना बेटा कैपिटल आर जो है
ये तो रेडियस है किसका, शेल का, और स्मॉल आर जो है बेटा ऑफ कोर्स वो शेल के सेंटर से डिस्टेंस है। इसमें बेटा स्मॉल आर तो आया ही नहीं, इसका मतलब यहाँ 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 हर जगह स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है, और वो कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। समझ गए इस बात को। एक बात और बेटा, अगर मैं यहाँ पर क्यू चार्ज रख दूँ तो इस शेल के और इस पॉइंट चार्ज के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप बोलोगे शेल की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल क्यू, वो आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे चलते बच्चों। नेक्स्ट इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर वाले केस में बाहर वाले पॉइंट पर तो बेटा अगेन चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बाहर वाले पॉइंट के लिए इट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पर आपके पास वही आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल भी वही आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। ठीक है बेटा, चिंता अंदर वाले पॉइंट पर है। अंदर वाले पॉइंट्स पर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, कुछ होगी। अगर मैं चार्ज पॉजिटिव मानूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे यूं होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से दूरी। कैपिटल आर क्या है, ऑफ कोर्स इज सॉलिड स्फीयर का रेडियस। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सर ये रो क्या है, रो है बेटा इसकी चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज है, क्यू। सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। दिस इज, दोनों ही फॉर्मूले अपनी जगह अच्छे हैं, बुरा बेटा कौन सा भी नहीं। अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा टफ है बेटा। अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी के क्यू अपॉन 2 टाइम्स रेडियस की पावर 3 इंटू 3 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर माइनस सेंटर से दूरी का स्क्वायर। सर मुझे सेंटर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो स्मॉल आर को जीरो रखते, और सेंटर वाले पॉइंट पर तेरे पास बड़े आराम से पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी बेटा। कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 2r। ठीक है बेटा, हम हर पॉइंट पर बड़े आराम से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो फोर्स निकालने में काम आती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखने में काम आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इससे हमारा सारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसा मैं बार बार कह भी रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सुनिए बेटा, आपके पास मान लीजिए बेटा कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है। इस सिस्टम ऑफ बेटा मान लो पॉजिटिव चार्ज है, फैला हुआ है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। इस पॉइंट पर मान लीजिए मैंने कोई ना कोई Q चार्ज लाकर रख दिया, तो इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं। उस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी होगी, और उस एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा बेटा दैट विल ऑफ कोर्स, इसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय उसका चार्ज, मल्टीप्लाई उसका चार्ज। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है कैपिटल Q। कैपिटल Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस दूर, यहां पर मैंने आपको पोटेंशियल लिखना सिखा रखा है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर सिखा रखा है। मान लीजिए कि मैंने यहां पर कोई ना कोई स्मॉल Q चार्ज रख दिया, तो अब इन दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूं। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज, और हमारे पास फॉर्मूला आ गया है बेटा कितना, के क्यू क्यू अपॉन आर। दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना चाहो तो सीधा आप लिख सकते हो के क्यू क्यू अपॉन आर। चार्जेस मस्ट बी विद साइन, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे और मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था, ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, बड़ा लिख दूँ होलो स्फीयर है। ठीक है, यहाँ सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मैंने कोई ना कोई क्यू चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज के और इस कैपिटल क्यू चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल जी लिखो, लिख देंगे। इसका छोटे वाले का तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय बड़े वाले की वजह से अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल।
बड़े वाले के कारण अंदर वाले पॉइंट पर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, होलोस्फीयर है ना इसलिए। और वो पोटेंशियल अगर किसी बच्चे को ढंग से याद हो तो KQ/रेडियस था। ये बड़ा आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम बड़े आराम से सारा काम कर सकते हैं, कोई टफ टास्क ऐसा ये है नहीं। ठीक, नेक्स्ट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ होलोस्फीयर। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई होलोस्फीयर है। इस होलोस्फीयर का रेडियस r है, चार्ज q है और सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पर जो चार्ज बैठा होगा ना, वो जैसे सारा का सारा क्यू चार्ज एक जगह तो पड़ा नहीं है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सारा चार्ज मिलाकर क्यू है। इन सारे चार्ज पार्टिकल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है उसके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आती है, बड़ा हुआ है कि मेरे पास KQ²/2r। कितनी आएगी बेटा? KQ²/2r। स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, बड़ा चाहो तो आप याद भी रख सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में बेटा सारा चार्ज होगा वॉल्यूम में होगा। रेडियस बेटा r है, चार्ज q है, पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहां तो चार्ज बैठा होगा, वो इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा, यहाँ वाला चार्ज इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो आपस में जो चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके कारण एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को नाम दे दूंगा सेल्फ एनर्जी। और उसकी वैल्यू बेटा यहां पर आपके पास आएगी 3/5 KQ²/r। यह बड़ा 0.6 टाइम्स KQ²/r। ये बड़ा आपकी सेल्फ एनर्जी है सॉलिड स्फीयर की। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? अच्छा सा रिजल्ट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। सुनना बेटा, ऐसे बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। जहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। और कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, एनर्जी कितनी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम नाम देंगे एनर्जी डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो जहां जहां ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां बेटा ऑफ कोर्स कोई ना कोई एनर्जी होगी। मैंने यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, छोटा सा वॉल्यूम लिया dV। इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी एनर्जी स्टोर्ड होगी। जो एनर्जी स्टोर्ड होगी बेटा वो होगी लेट्स से du। छोटी है इसलिए du बोल दिया। छोटी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड डिवाइड बाय ये छोटा सा वॉल्यूम, ये हो गई है हमारी एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बेटा बहुत ही क्लियर सा ही है, इट इज ½ मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर। ½ इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। सर कहाँ काम आ सकता है बेटा? हो सकता है किसी सवाल में डायरेक्ट ही पूछ ले। जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई इनफाइनाइटली लार्ज शीट है ऐसे, इसका चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। मान लीजिए कि इस शीट के सामने मैंने ऐसे कोई इमेजिनरी क्यूब ले रखा है। ए साइड का क्यूब है। कोई मुझसे पूछ ले कि सर इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो निकाल लूंगा। कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसके लिए बोलूंगा कि एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना किससे बेटा? वॉल्यूम से। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगी। इस शीट के कारण यहां पर एनर्जी डेंसिटी होगी ½ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बालक जानते हैं कि इनफाइनाइट शीट के कारण σ/2ε0 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम, बड़ा क्यूब का वॉल्यूम कम्स आउट टू मी क्यूब। हम बड़े आराम से इस तरह से इस क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी आई है वो बड़े आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए इस बात को? कोई बहुत बड़ा टफ टास्क तो ये नहीं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर आस पड़ोस में पड़े हों तो उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। दोनों का बराबर होना जरूरी है, ये -Q, ये बेटा +Q। दोनों के बीच में लेट्स से जो सेपरेशन है बेटा आपके पास वो है L। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर L की वैल्यू काफ़ी छोटी है तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बेटा क्या? इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई एल वेक्टर। बेटा एल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो आप ऐसा कह सकते हो कि फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगी, हमेशा ऐसा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो सीधा ही लिख सकते हो Q इंटू एल। यूनिट अगर देखें तो ऑब्वियस बात है बेटा कूलम्ब इंटू मीटर। वैसे बेटा एक यूनिट और होती है दैट इज डिबाई, ये वैसे केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ आती है, फिजिक्स में तो कहीं काम नहीं आती, बट हो सकता है बेटा आपने कहीं कहीं पढ़ रखा हो। इट इज़ 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम्ब इंटू मीटर। ये अपने आप में एक बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन में बता चुका हूँ बेटा कहाँ से कहाँ तक, -q से +q चार्ज तक इसकी डायरेक्शन रहेगी। ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कभी भी काम आ जाए तो आप बेटा सीधा इसको इस तरह से लिख सकते हो, कोई किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल सारे के सारे बेटा वही बातें मानेगा जो वेक्टर्स मानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आप ऐसा समझ सकते हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बेटा मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट आपका ऐसे है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ अलग अलग जगह और साथ ही साथ बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल रहा हूँ। जिस लाइन के अलोंग बेटा आपका ये डाइपोल पड़ा है उसे हम एक्सिस बोलेंगे और इसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होगी बेटा इसे हम इक्वेटोरियल बोलेंगे, ठीक है। इस लाइन को तो बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्सिस, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल। इस डाइपोल के कारण बेटा ये रहा आपका डाइपोल, इस डाइपोल के कारण एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे एक्सिस के अलोंग ही होगी, मतलब डाइपोल के अलोंग ही होगी। डाइपोल ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगी। एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा उसका फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है, 2 टाइम्स kp/r⁻³ r है बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ऐसे, ठीक है। इक्वेटोरियल वाला पॉइंट पर यहां से r डिस्टेंस दूर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर वो डाइपोल मोमेंट की तरफ नहीं होगी, उसके अपोजिट होगी। और इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला होगा kp अपॉन बेटा डाइपोल से दूरी की पावर 3। अगर मान लीजिए बेटा आपको यहां से यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, बेटा मान लीजिए कि ये एंगल लेट्स आपके पास थीटा है, यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे आएगी, कुछ सीधा याद कर सकते हो बेटा, ऐसे कुछ आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला आपके पास आएगा kp अपॉन r⁻³ बेटा r ये डिस्टेंस इंटू √1 + 3 टाइम्स cos² थीटा, √1 + 3 टाइम्स cos² थीटा बेटा ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक। ये बेटा आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सर पोटेंशियल की बात क्या है, एक्सिस पर जो सामने वाला पॉइंट है वहां पर आपके पास बड़ा जो पोटेंशियल आएगा बड़ा वो आएगा kp/r²। पीछे वाला जो पॉइंट आएगा बड़ा वहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा -kp/r²। यहां पर इक्वेटोरियल वाले पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा आपके पास 0, कारण भी बेटा -q चार्ज और +q चार्ज दोनों बराबर दूरी पे हैं, तो -kq अपॉन डिस्टेंस प्लस kq अपॉन उतने डिस्टेंस कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, यहां पर पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो kp cos थीटा अपॉन r², kp cos थीटा अपॉन r²। सामने वाले पॉइंट पर अगर निकालनी हो तो बड़ा थीटा को 0 रख देना, यहां पर निकाल लो थीटा की वैल्यू को पाई रख देना, यहां पर निकाल लो थीटा की वैल्यू को यहां पर निकाल लो थीटा की वैल्यू को पाई रख देना, यहां पर निकाल लो थीटा की वैल्यू को पाई रख देना। तो वही आंसर जो मैंने लिखे हैं वही बेटा आपके पास वापस आ जाएंगे।
तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है बड़ा Kp/r², यहाँ पर है माइनस Kp/r², यहाँ पर है 0, और जनरल फॉर्मूला आपके पास है Kp cos θ/r²। थीटा क्या है बेटा? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका पोजीशन वेक्टर और जो डायपोल मोमेंट है उसके बीच का एंगल। स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, चाहो तो बड़ा आप इसे याद भी रख सकते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास सामने की तरफ इस तरह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल पड़ा है ऐसे। उस डायपोल का लेट से बड़ा जो डायपोल मोमेंट है वो ऐसे P है, और ये वाला एंगल आपके पास थीटा है। तो कुछ दो चार बातें। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डायपोल पड़ा होगा तो उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन टॉर्क जरूर लगेगा। टॉर्क लगेगा हमेशा ऐसे, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। टॉर्क की जो वैल्यू आएगी बड़ा दैट विल बी Pe sin थीटा। टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में अगर याद करना चाहो तो आप कर सकते हो कि दैट इज P क्रॉस E, दैट इज P क्रॉस। ठीक है ना? टॉर्क की वैल्यू जीरो होने के लिए अगर कोई कहे कि मुझे टॉर्क जीरो चाहिए तो उसके लिए साइन थीटा जीरो होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू जीरो आएगी और बड़ा थीटा की वैल्यू एक और आएगी 180 डिग्री। इसमें से थीटा इक्वल टू जीरो जो है वो तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जो 180 डिग्री ना ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बड़ा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बहुत छोटे से एंगल पर अगर मैं छोड़ दूं, मतलब 0 डिग्री के साथ थोड़े से एंगल पर छोड़ दूं, तो बड़ा ये ऐसे ऑसिलेटरी मोशन भी करेगा। उस ऑसिलेटरी मोशन का अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहो बड़ा याद रख सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 2π√I/Pe। आई क्या है? आई बड़ा इस डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन किसके अबाउट करेगा? थीटा इक्वल्स टू पाई के अबाउट नहीं, थीटा इक्वल्स टू 0 के अबाउट। हल्का सा एंगल करके छोड़ दो, यूं 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 बड़ा आपका डायपोल ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा। उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड आपके पास t इज इक्वल्स टू 2π√I/Pe है। स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, आप सीधे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात है बेटा, इस डायपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और उसका फॉर्मूला है -P.E या फिर -Pe cos थीटा। थीटा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डायपोल पड़ा है इन दोनों के बीच का एंगल है। ये बड़ा आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये बड़ा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डायपोल पड़ा है तो उसकी क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है आपके पास ये। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस जस्ट बड़ा सिंपल लाइंस और कर्व्स हैं जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। उस संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमने एक टर्म डिफाइन किया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लीजिए कि बेटा आपके पास ऐसे कोई छोटा सा सरफेस है, ये सरफेस है, इसका एरिया है ds। ds वेक्टर जो होगा वो हमेशा बड़ा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऐसे। इस पॉइंट पर लेट से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है E। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है लेट से बड़ा दिस इज थीटा। तो इस छोटे से एरिया में से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा उसको हम डिफाइन करते हैं d phi इज इक्वल्स टू E डॉट ds, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सिंपल। अगर मान लो बेटा कभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हुई और एरिया अगर बड़ा हुआ, अच्छा जैसे मान लो कि ये थोड़ा छोटे से एरिया का है, बड़े एरिया में से अगर फ्लक्स निकालना हो तो बस इंटीग्रेट कर दो इसको, तो आप उसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये आपका फ्लक्स। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म हुई तो आप उस केस में कह सकते हो कि सर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ। बेटा निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट बेटा ds का इंटीग्रेशन आपके पास आएगा s। ये वाला फॉर्मूला तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ये वाला फॉर्मूला तब है जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, नेक्स्ट इज गाउस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना बेटा। मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है Q1, मेरे पास कोई चार्ज है Q2, मेरे पास बेटा कोई चार्ज है Q3, लेट्स बेटा मेरे पास कोई चार्ज है Q4, मेरे पास कोई चार्ज है Q5, और मैंने ऐसे एक क्लोज्ड सरफेस बना रखी है। क्लोज्ड होना जरूरी बेटा,
मैंने ऐसे क्लोज्ड सरफेस बना रखी है, क्लोज्ड सरफेस बना रखी है। ये जो क्लोज सरफेस है इसका हम एक नाम भी निकालते हैं। दिस काइंड ऑफ सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। दिस काइंड ऑफ सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। ये चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इन सब की वजह से इस गॉसियन सरफेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स गुजर रहा होगा। इस पूरी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स गुजर रहा होगा नेट, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सब के कारण है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नोन एज गॉस लॉ कि फ्लक्स जो E डॉट ds का इंटीग्रेशन होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर बड़ा ध्यान से देखो चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये आपका नेट चार्ज है अंदर डिवाइड बाय बेटा आपका एप्सिलॉन नॉट। ये आपका नेट फ्लक्स। ठीक है, याद रखना है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग होलो सिलेंडर। बेटा अगर आपके पास इस तरह से कोई लॉन्ग होलो सिलेंडर है, ठीक है बेटा, होलो है मतलब सारा का सारा चार्ज बेटा कहाँ पर है, सरफेस पर है, और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रख सकते हो। हालांकि कोई बहुत तगड़ा रिजल्ट तो नहीं है बट याद रख सकते हो बेटा। अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा वो जीरो आएगी, और बाहर वाले पॉइंट पर एक्स से r डिस्टेंस दूरी पर बाहर वाले पॉइंट पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वही आएगी जो इनफाइनाइट वायर की वजह से आई थी। इनफाइनाइट वायर की वजह से आई थी 2k लैम्डा अपॉन r, तो बेटा यहाँ पर भी आएगी 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है बच्चा। इसी तरह से अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, वेरी लॉन्ग बड़ा सॉलिड सिलेंडर है, अच्छी खासी लेंथ का, और लेट्स से बड़ा ये उसकी एक्सेस है, सॉलिड सिलेंडर है, इसका मतलब बड़ा सारा का सारा चार्ज ऐसे पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। लेट्स से बड़ा इसका रो डिफाइंड है ऐसे। ठीक, बाहर वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे बड़ा सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा वही होगी 2k लैम्डा अपॉन r। बस बच्चों को बड़ा ये लैम्डा की टर्म में आंसर ज़्यादा पसंद नहीं होता क्योंकि सॉलिड है, इसलिए बच्चों को लगता है कि सर रो की टर्म्स में आंसर लिखो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में लिख दूंगा बेटा। जैसे मान लो कि अगर मैं इसकी L लेंथ लूँ तो उस L लेंथ में जो चार्ज होगा उसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू L, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। उसी चार्ज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ चार्ज डेंसिटी इंटू L लेंथ में वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम आएगा पाई r स्क्वायर इंटू L। बेटा L से L कैंसिल, तो लैम्डा जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आप रो पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड सा रिजल्ट बेटा। तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ दैट इज 2k अपॉन r। लैम्डा को मुझे क्या लिखना था, रो इंटू पाई r स्क्वायर। तो बाहर वाले पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी। अंदर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बेटा, इट विल बी रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। r क्या है बेटा, एक्सिस से दूरी। तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस से दूरी है, और अंदर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिस से दूरी है। ठीक है, अगेन बेटा सारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हो सकता है बेटा किसी टफ सवाल के अंदर काम आए। आज तक तो कभी भी जेईई मेन के अंदर सॉलिड सिलेंडर के फॉर्मूले पे सवाल नहीं आया, एडवांस में तो आ रखे हैं यार, बट क्या पता बेटा, पूछ लें तो आपको पता हो तो ऑब्वियस बात है कि आप बाकी बच्चों के मुकाबले एक स्टेप तो आगे रहोगे। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स बेटा आपके पास वो बॉडीज हैं जिनके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंडेड नहीं है, बंधे हुए नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तक भाग सकते हैं। जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब भागेंगे तब वो चार्जेस को शेयर, तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह भाग पाएगा। चार्ज अगर भाग पाएगा तो बड़ा ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होंगी। ठीक है, अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक भाग पाएगा तो वो बड़ा इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट करा पाएगा। तो आप लिख सकते हो कि कंडक्टर्स जो है दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा कंडक्टर्स की, मैं एक एक करके सारे के सारे बताता हूँ। पहली बात, अगर आपके पास कोई लेट्स से सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर के पास बेटा लेट्स से सॉलिड स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग है और आपने इसको खूब सारा नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस तरह से वॉल्यूम में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल नहीं कर रहा है, लेकिन नॉन कंडक्टर्स के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज बंधा हुआ होता है, वो भाग नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह से एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हुआ, मेरे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हुआ और मैंने मान लो उसको नेगेटिव चार्ज दिया, तो हो सकता है कि शुरुआत में सारा सारा नेगेटिव चार्ज अंदर पड़ा हो, लेकिन वो सारा सारा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेगा। रेपेल तो यहाँ भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर चार्ज भाग नहीं सकता, बाउंडेड है। यहाँ पर चार्ज भाग सकता है, तो भाग कर जितना दूर पहुँच सकता है उतना दूर पहुँच जाएगा, जितना दूर पहुँच सकता है उतना दूर पहुँच जाएगा। इसका मतलब सारा का सारा जो चार्ज है बेटा वो कहाँ पहुँच जाएगा, सरफेस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा मेरे पास ये है कि कंडक्टर्स के अंदर सारा का सारा जो चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा, अंदर कोई किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं होगा, सारा सारा चार्ज सरफेस पे। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है बेटा, हमारे बार बार कई जगह ये काम भी आता है। अगला पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है, अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के अंदर अंदर वाले पॉइंट पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो जीरो होगी। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अंदर वाले पॉइंट पर हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब चार्ज बेटा जहां जमना था वहां जम चुका है, तो अंदर वाले पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसका मतलब यह है कि यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, हर जगह बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखना है। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहेंगे। ठीक है, ये वाली बात बेटा समझ गए। आगे चलें। एक बात हो, अगर आपके पास बेटा ये कंडक्टर है, ठीक है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, लेट्स से बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो इस पॉइंट के जस्ट बाहर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो, सिग्मा नेगेटिव हुई तो फिर ऐसे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा आपका फॉर्मूला है। इस सिग्मा को हम एक नाम भी देते हैं बेटा, लोकल चार्ज डेंसिटी, इसे हम नाम देते हैं बता रहे लोकल चार्ज डेंसिटी। समझ गए इस बात को। एक छोटी सी बात और, अगर आपके पास इस तरह से कोई कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने लेट्स से इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जैसे मैंने आपको बताया बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे। अब ये सारा का सारा चार्ज सरफेस पर तो पहुंच गया, बाहर नहीं जा रहा, क्यों, बाहर रास्ता नहीं इसलिए नहीं जा रहा। लेकिन अभी भी ये वाला जो चार्ज होगा ना, ये वाला जो चार्ज होगा, इसको बाकी सारे के सारे चार्ज रेपेल कर रहे हैं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं। मान लो कि ये छोटा सा एरिया है ds, तो इस ds एरिया पर जो चार्ज होगा उस चार्ज को बाकी सारे के सारे चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। ये जो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट, ये जो छोटा सा एरिया है, इसको हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही क्लासिक से डेरिवेशन होती है, टफ से डेरिवेशन होती है, बट आप अपने जेई मेन के हिसाब से इस बात को याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास बेटा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। यू वॉन्ट रिग्रेट इट, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर का फॉर्मूला। एक छोटी सी बात और बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट। मेरे पास ये कोई कंडक्टर है 1, इसके पास पोटेंशियल है V1 और इसके पास लेट्स से चार्ज है Q1। मेरे पास ये दूसरा कंडक्टर है, दिस इज लेट्स से कंडक्टर 2, और
इसका पोटेंशियल है बेटा शुरुआत में V2 और इसका चार्ज है Q2। मैंने इन दोनों कंडक्टर्स को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, मैंने किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज भागेगा भागेगा भागेगा, एक का चार्ज बढ़ेगा एक का चार्ज घटेगा। मान लो कि बेटा इसका चार्ज चेंज होकर हो गया है स्मॉल q1 और इसका चार्ज चेंज होकर हो गया है स्मॉल q2। ये q1 और q2 निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट तो चार्ज कंजर्वेशन का। भाई पूरे सिस्टम के पास पहले चार्ज था q1 प्लस q2, सॉरी बेटा पहले था कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, अब है स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2। तो एक तो मेरे पास आएगा चार्ज कंजर्वेशन का फॉर्मूला, और दूसरा ये आएगा कि चार्ज तब तक बहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाता। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका पोटेंशियल और दूसरे वाले का पोटेंशियल फाइनली बराबर हो जाएगा। फाइनली शुरुआत में बराबर नहीं थे, फाइनली पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। हमेशा ही आपके जितने भी शेयरिंग ऑफ चार्ज वाले सवाल होंगे वो हमेशा ही इस फॉर्मूले से बड़े आराम से बन जाएंगे, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट तो सिर्फ और सिर्फ यही है। इसी तरह से बड़ा एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। वो ये कहता है कि मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, और हमने एक मेटेलिक वायर लिया और इस मेटेलिक वायर को हमने ऐसे अर्थ के अंदर गाड़ दिया। तो अर्थ जो है वो इस मेटल को चार्ज दे भी सकती है ले भी सकती है, बस अर्थ चाहती ये है कि किसी तरीके से इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो वही हो जाए जो अर्थ का है। हम अर्थ का बड़ा पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग में ये वाली बात याद रखो कि अगर आपने किसी मेटल को मेटेलिक वायर से अगर अर्थ से जोड़ दिया है तो उस बॉडी का पोटेंशियल 0 लिख देना है, उस बॉडी का पोटेंशियल 0 कर देना है, ठीक है। जिस तरह से बेटा हमने यहाँ पर दो कंडक्टर्स को ज्वाइन किया तो फाइनल पोटेंशियल दोनों का बराबर हो गया। यहाँ पर भी मैंने दो जनों को जोड़ दिया है, इस मेटल को और अर्थ को। अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0, तो फाइनल इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। तो अर्थिंग करने का मतलब है कि जिस चीज़ की आप अर्थिंग कर रहे हो उसका फाइनल पोटेंशियल आपके पास 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। समझिए बेटा इस बात को। एक छोटी सी बात और, जो आपके पास कंडक्टिंग लार्ज शीट है बेटा उसका मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। बेटा सुनना, आपके पास जो कंडक्टिंग लार्ज शीट है उसका मामला बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मान लीजिए बेटा पास कंडक्टिंग लार्ज शीट है, कंडक्टिंग है, मैंने उसको चार्ज दिया, चार्ज जैसे दिया तो चार्ज एक दूसरे से दूर भागने लगेगा। चार्ज अगर दूर भागने लगेगा तो कुछ चार्ज इधर आ जाएगा और कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। इसके कारण यहां पर भी आ गया सिग्मा और यहां पर भी आ गया सिग्मा। अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस सिग्मा चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कुल मिलाकर मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपके पास इस तरह से कंडक्टिंग लार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बड़ा फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ना होकर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा। ये भी याद रखना कि यहाँ पर सारा जो चार्ज है बड़ा वो इस तरह से फेसेस पर फैल जाएगा, ठीक है। याद रखो बेटा इस बात को। कंडक्टिंग लार्ज शीट में बेटा एक बात और आप याद रख सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट है याद रख सकते हो बेटा। मान लीजिए आपके पास एक शीट ये है और उसके जस्ट सामने बेटा एक शीट ये है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि इस पर चार्ज अगर स्मॉल क्यू है तो इस पर चार्ज माइनस क्यू रहेगा। कंडक्टिंग शीट्स में आमने सामने के जो फेसेस होंगे ना अलग अलग शीट के बेटा वहां पर चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट, इस पर चार्ज क्यू तो इस पर चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। ये बात बड़ा आपको याद रखना है। इस बात से बड़ा हमारे मोस्टली सवाल बन जाएंगे। एक बात आपको और याद रखनी है कि मेटल की शीट के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये तो कंडक्टर के अंदर है, तो ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। ये वाला पॉइंट भी बेटा मेटल के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है, बड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी आपके पास, 0। ये बड़ा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके सारे के सारे सवाल बड़ा बड़े आराम से इन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हो जाए। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बट फिर मैंने लगभग सारे के सारे फॉर्मूले सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखाई दी हैं। सवालों के थ्रू और आप उनको बेटर तरीके से देखें और कोशिश करें कि आप हर फॉर्मूले पे तीन चार सवाल तो एटलीस्ट करें। अगर कर लोगे बड़ा फिर कभी कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं, और जेई का सवाल भी आपसे बड़े आराम से सही हो जाएगा।
चलिए कल मिलते हैं।